क्या गीत सुना? बहुत कुछ गीत सुना भाई। देखिए ईशा जी बहुत अच्छा गाती हैं, तो आपकी स्वागत में मैं बोला था ना डाले क्या ऐसे ऑन करना है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, कुछ खोकर पाना है, कुछ पाकर खोना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का तू है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ, तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। आँखों में समंदर है, आशाओं का पानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। जी बस ठीक है। हो गया या विधि के अच्छे ज्ञाता हैं, और मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो यहाँ आए और अपने कुछ दो सब बच्चों को जो है आशीर्वाद स्वरूप संचालक प्यारे बच्चों, पढ़ाई लिखाई की बात चल रही है, दो इंस्पिरेशन आपके सामने है। मेरा पहला क्वेश्चन, मैं इनसे आपसे थोड़ी बात करूँगा पढ़ाई लिखाई से बिल्कुल अलग। बताएंगे कोई भी खड़ा होकर, सब भी बताएं क्यों बनना चाहते हो जुडिशियल ऑफिसर्स? सबको बताया आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, तो जुडिशरी में जाना है, क्यों जाना चाहते हो? ऐसे इंस्पिरेशंस को देख के क्या मोटो है? मैं मेरठ से चल के आया हूँ यहाँ, मुझे पता था मुझे भाई की क्लासेस को, आपकी क्लासेस को, आप लोगों को एड्रेस करना है। मेरा एक मकसद था, सोच का है आप लोगों को कुछ बात बतानी है। आप क्यों? बोलो भाई। अपने समाज में योगदान देने के लिए। मजदूर भी तो सब समाज में होगा, पर उनकी पहुंच क्यों कहाँ तक है? पहुंच एक घर तक। आपकी क्लियर की हुई पहुंच एक घर तक, लेकिन हम एक इंसान का जीवन बचा सकते हैं। एबिलिटी के अकॉर्डिंग हर आदमी देता है, हर आदमी का कंट्रीब्यूशन यहाँ उतना ही है जितना प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया करता है, जितना एक मजदूर करता है जो खान में खनन करने के बाद कोयला आप तक पहुँचाता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी आपको मिलती है। पर उसके इक्वालिटी है, और आपको पता है हर चैन उतनी मजबूत होती है जितनी मजबूत उसकी कड़ी होती है। अगर एक भी कड़ी कमजोर होगी चैन टूट जाएगी। सर ना मोटो क्लियर कीजिए। हाँ आईपीसी सेक्शन 19 पे कहना है कि जज वो तो है ही जो चार दीवारी में निर्णय सुना रहा है, लेकिन जज वो भी होता है जो जिसको सिविल और फौजदारी का ज्ञान होता है। जरूरी नहीं है उसकी तनख्वाही हो या वो सरकार से निर्वाचित ही हो, आम आदमी की जिसका नॉलेज है होगी वो भी जज ही होता है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, वो तो कुछ भी सकता है। अभी क्लास में आपके बैठे हैं, उनका ऑर्डर आपके लिए ऑर्डर है, जो यहाँ डिसिप्लिन सेट करेंगे वो आपके लिए, वो आदेश आपके लिए होगा, अदरवाइज आप छोड़ के भाग जाओगे। इनकी क्लास में इनका कानून मानना होगा आपको।
है ना। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ आपका मकसद क्या है? सर जज बनने के लिए एक अपना हुनर होता है। मैं हुनर की बात ही नहीं कर रहा, हुनर पे तो बात में आऊंगा बेटे। क्या बैठ जाओ, कोई बात नहीं। देश सेवा सिर्फ। दूसरी बात यह है कि मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, आप लोग हैं और श्री कृष्ण जी ने कहा है गीता में, अहम ब्रह्मास्मि, आप सब लोग भगवान है ना, आप सब कुछ कर सकते हैं। एक भाई हमें कह रहे थे कि इनके पीछे लग जाओ, ये तो इनके पीछे पीछे आए, पीछे लगू किसी का ना बनो, कुछ नहीं मिलने वाला। 5 चोर आपके अंदर भगवान ने डाल के भेजे हैं, और जो उम्र के साथ साथ आप में डेवलप होते हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार हर आदमी में है। आप लोग यहाँ तैयारी में हैं, आप लोगों का आप ही लोगों से क्लैश एक कम रोज सामने नहीं अंदर है। आप लोग तैयारी करें, अपनी पूरी ईमानदारी से करें। आप चाहो तो इन 5 चोर में से एक चोर रख सकते हो अपने अंदर, मोह। आप अपनी किताबों से करो, आपको अपने केवल उसमें, क्योंकि खुसरो ने कहा है कि खुसरो दरिया प्रेम की जाती उल्टी धार, और जो उतरा सो डूब गया और जो डूबा सो पार। आपको डूब के पार जाना है। आपकी उम्र है, सबकी बच्चों की होती है, लेकिन ये है कि जो दूसरों की गलती से सीखता है उसे जीनियस कहते हैं। लेकिन यहाँ क्या है कि हाँ हर आदमी ठोकर खा के समझना चाहता है, और फिर क्या हम तो उस चीज को सब छोड़ दो। आप लोग सब कुछ छोड़ दो, जितना आप चाहते हो, जो आप चाहते हो वो आपको सब छोड़ने के बाद मिलेगा। बिना दिए आप किसी भी सुख की, किसी भी ऐशो आराम की अगर आप कल्पना करते हैं तो वो खुद आपके अंदर है। और अगर वो सारी चीजें अचीव करना चाहते हैं जो आपकी इच्छाएं हैं, तो इन सबको यहाँ दबाना होगा। केवल एक मकसद, केवल टारगेट जो आप चाहते हो। रास्ता क्या है उसका? रास्ता सिवाय मेहनत के कोई और तरीका नहीं है। आप ये तो बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मत किसी तरह की असफलताओं से आप नहीं डरो, बिल्कुल नहीं घबराओ। कहा है कि तबाही के बाद चप्पल उठा रहा है शेख, अल्लाह तेरी ताकत देखिए, अब तू मेरी हिम्मत है। अपनी हिम्मत को मत टूटने देना, हौसलों को मत टूटने देना। किसी को देख के आप कहोगे यार इसका तो फर्स्ट टाइम का होगा, मेरा सेकंड में नहीं होगा, कोई तय ही नहीं है कि कब क्या होना है। ये 2 कैंडिडेट बैठे हैं, दोनों एक साथ के, है ना, दोनों ने एक साथ एचएएस में उन्होंने अप्लाई किया। एक तुम्हारे सामने है ये भी पक्का, लेकिन क्या है तो वो उस वाले की डेट डिसाइड, उसको याद रखना है। अगर आप ये सोचें हाँ ठीक है बिल्कुल कहते रहो, ठीक है मैं फेल हो गया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हार नहीं मानूंगा, क्योंकि कहा है कि हिम्मत मरदा मत देते, है ना, अपने हौसले को टूटना मत देना। आगे हुनर है, क्योंकि क्या कहा ना, सपने उनके सच होते हैं जिनके सपनों में सपनों में जाना जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसला से उड़ाना। हौसला मत टूटने हौसला देना, होना। छोड़ दो सब कुछ। और बहुत सारी चीजें यहाँ लड़के बैठे मैं देख रहा हूँ, और इसी समाज के हैं सारे, थोड़े से दिन हुए नहीं, क्या लग रहा है इसकी तो ना देख लो, बहुत दिन हो रही। विवाह बाजार में डिमांड बढ़ जाती है। हमारा लड़का सिविल जज की तैयारी कर रहा, हमारी लड़की तो विवाह के बाजार में तुम प्रोडक्ट हो रही हो, जो डिमांड बढ़ाना है जी प्रोडक्ट हो गया। ऐसा लगता है जी सर, ऐसा लगता है। मैंने क्या कहा ना, बनते तो सब नहीं है। सबसे बड़ा लोग क्या कहेंगे, लोग बिल्कुल किसी की सुनना नहीं है। एक मेंढक भागा जा रहा था, पैंट को गिरे, थोड़ी सी चढ़ाई पे चढ़ रहे थे, दोनों तरफ तमाशबीनों की फौज थी, है ना, तो कुछ कह रहे, एक मेंढक इधर गिर गया, दूसरा इधर गिर गया, चढ़ते जा रहे हैं, इधर गिर गया, इधर गिर गया, एक पहुंचा टॉप का, बस बता क्यों? सुनने की जरूरत नहीं है किसी को, आपको केवल अपने मकसद को रहना है, उस मकसद को देखना है। उसके अलावा इधर उधर देखोगे बेटा तो ये तो सीधा बाजार चल रहा है ना, लटक के रह जाओगे। थोड़े दिन बाद जाके फिर एहसास होगा यार ये था ना। अपनी को कंटिन्यूटी रखो, निरंतर रखो, निरंतरता, बिल्कुल किसी तरह का ब्रेक नहीं होना चाहिए। ये मत सोचो किसी से कंपटीशन नहीं करने की जरूरत। आप देखो कह रहे यार वो तो इतना कर रहा है ना, कंपटीशन आपका अपने आप से है खुद। जितना पॉलिश करोगे उतनी चमक आएगी। रोज आपको अपने आप को करना है निरंतर। अब अगर ये दोनों बैठे हैं, अगर ये सोच के मैं तो हमारा तो यार एडजस्ट होगा, मैं क्या करना, लेकिन हमेशा गुंजाइश बनी रहती है। आपकी प्रीवियस कमरा है, इसमें हम बैठ के हाथ रोकेगा, मुंह में देखा कि बेचारे चिंता है, लेंटर गिरवा करेगा, 2 साल पीछे उसमें डिसाई हो, फिर 2 साल पीछे उसका कर हो, है संतुष्टि तो वहां से आनी शुरू हो जा। लेकिन जितना भी उसमें फिर भी कभी है, इसके बाद हम और कुछ चीजें कर सकते हैं, इसमें हम फॉल सीलिंग लगा लें, हमेशा आपके पास गुंजाइश है। और जितना बेटे अपनी घिसाई करते जाओगे ना, क्योंकि खुद को चला के रोशनी होगी। और महात्मा बुद्ध ने कहा है आपको दीपक भवन, अपने दीपक खुद बनो। ये लोग हैं आपको गाइड कर सकते हैं, है ना, आपको रास्ता दिखा सकते हैं। यहाँ ये पढ़ा के गए तो हमने झगड़ो जाकर किताब लगाई, अगले दिन आकर फिर सुन के चले गए, है ना। खत्म अपने आप को करना है, जितना अपने आप को घिसोगे उतना ऊपर जाओगे। सभी को शुभकामनाएं मेरी, लगे रहो, आएगा टाइम।
सब हो जाएगा। सर विनम्रतापूर्वक हाँ मैडम। सर, हमारी पूर्व IPS किरण बेदी 1978 में इसका ये ध्यान था कि जो हमारा कानून है इंडिया का, वो किताबों में पेपरों में ज़्यादा है, रियल हमारे देश में नहीं है। और जो सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जो जज हैं, उन्होंने निर्णय भी दिया था। और आर्टिकल 129 और आर्टिकल 215 न्यायालय के अवमानना के लिए अगर कोई शब्द बोल रहा तो उसके लिए अपमानित किया जाता है। लेकिन किरण बेदी ने इसके सामने न्यायालय के निर्णय की आलोचना करी और उसके बाद भी फिर भी आज वो पांडिचेरी की ये बात राजनीति में चली जाएगी ना, इसमें अगर मैं से ये बात से सिर्फ इतना पूछना चाह रहा कि ये जो हमारा कानून है इंडिया का, ये पेपरों में और किताबों में ही है हम लोगों को समझाने के लिए। हमारे देश में जो गरीब लोग हैं उन्हें न्याय मिलने के लिए बहुत दर ठोकने खानी पड़ती है, उनका परिवार भी सजा भुगतता है। लेकिन एक अमीर लोग घर से फोन पे तारीख हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। इसीलिए पहले क्वेश्चन का जवाब आपको मेरे मुंह से निकला है। आप ये बस ये सुनना चाह रहा हूँ आपसे, ये हमारा जो कानून ये कोर्ट होना चाहिए, ये दिशा ईमानदारी से काम करोगे, सच्चे दिल को रख के काम करोगे, सफलता भगवान देगा। ठीक है ना? धन्यवाद मलिक साहब, बहुत बढ़िया विचार रखे आपके सामने और बहुत ही सीधी सरल भाषा में आप लोगों को समझाया कि किस प्रकार आपको तैयारी करनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। अब इसी क्रम में कोई और साथी कुछ बोलना चाहता हो तो स्वागत है सबका, मेरी तरफ से ओपन हैंड है। और अगर आप लोग सब सरेंडर कर चुके हैं तो मुख्य अतिथि जी को बुला लूँ। जी, रेशमा शमसी जी आए और कृपया अपना जो भी संघर्ष में जीवन आपका रहा और सफलता प्राप्ति तक आपने किस प्रकार यहाँ तक पहुँचे हैं, थोड़ा सा एक अपने 2 शब्दों से बच्चों को बताएं। नमस्कार सभी लोगों को। देखिए, सब लोग कहते हैं कि मेहनत करनी चाहिए तभी सफलता मिलती है। मेरा मानना यह है मेहनत करनी चाहिए, लेकिन ये नहीं कि आप रात दिन बस किताबी कीड़ाई बन गए और अपनी बाकी सब लाइफ छोड़ दी, उससे कुछ नहीं होता। आप 1 घंटा पढ़ो, लेकिन उस 1 घंटे में अपना पूरा फोकस उसे लगा दो, तो आप 10 घंटे के बराबर पढ़ सकते हो अगर आप पूरा फोकस उसको दे रहे हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल आजकल ऐसा मोबाइल फोबिया चल चुका है कि एक व्हाट्सएप पे हल्का सा एक क्लिक मैसेज आ गया, बस हल्का सा क्लिक हुआ और हमारा माइंड क्या होगा, एकदम डिस्ट्रैक्ट, हम वहां से हट गए, ध्यान खत्म। अब उस दोबारा से ध्यान लगाने में फिर से 1 घंटा हमें चाहिए होता है उस टॉपिक को पढ़ने के लिए। इसलिए सबसे पहले तो ये है अपना फोकस पूरा एकदम अपनी स्टडी पे लगाओ, तभी जाके सफलता मिल सकती है। हमारे जमाने में मोबाइल नहीं थे, हमने जब तक कंपटीशन में रहे हमने 4G 3G कोई सा मोबाइल यूज नहीं किया, हमारे पास छोटा वाला मोबाइल रहता था। हम अपना पूरा टाइम अपनी पढ़ाई में लगाते थे, जितना ही पढ़ते थे 4 घंटे पढ़े या 5 घंटे पढ़े, लेकिन पढ़ते पूरी ईमानदारी से। इसलिए पढ़ाई में सबसे पहले मेन चीज होती है ईमानदारी। इसलिए सब लोगों को सबसे पहले अपने आप से एक वादा करना चाहिए कि मुझे चाहे 1 घंटा पढ़ूं, 2 घंटा पढ़ूं, लेकिन पढ़ूंगा पूरी ईमानदारी से। अपने आप को कभी भी धोखा मत देना। अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, मोबाइल में मैसेज पढ़ने लगे, अब व्हाट्सएप पे मैसेज आया था, अभी ध्यान अटक के चला गया फेसबुक पे, अब फेसबुक पे चला गया, अभी थोड़ी देर में ध्यान हटेगा, वो पहुंच जाएगा यूट्यूब पर। इस तरीके से माइंड इधर से उधर भटकता चला जाएगा। इसलिए अगर पढ़ना है तो ईमानदारी से पढ़ो, नहीं तो पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो। इससे कोई फायदा नहीं होने वाला कि अभी 1 मिनट यहाँ पढ़ रहे उससे। आप चाहे 4 घंटे पढ़ो, लेकिन पढ़ो पूरी ईमानदारी के साथ। अच्छा मैं अपने बारे में बताती हूँ। मैंने जितनी पढ़ाई की, मैंने ऐसा नहीं कि मैंने 15 घंटे पढ़ा, 20 घंटे पढ़ा, मैंने केवल 7-8 घंटे ही स्टडी की, लेकिन जितनी भी स्टडी की पूरी ईमानदारी के साथ। और मैंने एक ठान लिया था कि मैं जब तक क्रैक नहीं करूंगी एग्जाम को तब तक मुझे कुछ नहीं करना है। और मैं पूरी ईमानदारी से मैंने अपना पूरा वक्त अपनी पढ़ाई में लगाया, चाहे मैं 7 घंटे स्टडी की, 5 घंटे करी, लेकिन पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ाई करती थी। और उस टाइम मोबाइल तो छोटा सी रखती थी, ऐसा नहीं है कि 3G 4G नहीं थे, उस जमाने में थे, लेकिन हमने उस पर टाइम नहीं लगाया मोबाइल पर, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दिया। और सबसे मेन चीज होती है पढ़ाई में आपको आगे बढ़ाने वाले सबसे बड़ा रोल जो होता है वो हमारे गुरुजनों का होता है। इसलिए सभी लोगों से मेरा ये है कि अपने गुरुजनों को ये मान के चलिए कि वो जो भी आपको बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं, उन पर आंख बंद करके आप विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि वो आपकी लाइफ को बना रहे हैं। क्या करते हैं हम लोग, क्लास में आ जाते हैं, उनका लेक्चर सुनते हैं और उसको फॉलो नहीं करते, कहते हैं ये तो ऐसी बकवास पढ़ा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, उनको हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, तभी तो गुरुजन है। और भाई सिलेक्शन ना होना अलग बात होती है, उनकी किस्मत में टीचर बनना ही लिखा था, इसलिए वो कोचिंग चला रहे हैं। उनको जज नहीं बनना था, जज से ज्यादा नॉलेज एक प्रोफेसर को होती है। ऐसा नहीं है कि जज से ज्यादा विद्वान होते हैं
कोचिंग में आ गए, ध्यान कहीं और है, बस पैसा जमा कर दिया, घूम फिर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कोचिंग में पढ़ रहे हैं तो ईमानदारी से पढ़िए। तो इसलिए गुरुजनों का हमेशा रेस्पेक्ट करना चाहिए, और जो गुरुजन पढ़ा रहे हैं उस पर बिल्कुल एकदम भरोसा रखिए कि वो आपको जो भी बता रहे हैं बिल्कुल ठीक बता रहे हैं, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। सभी लोगों का कुछ ना कुछ एम होता है कि मुझे क्या बनना है लाइफ में, और यहाँ पर तो सभी लोग जुडिशरी वाली हैं, सब एपीयूके और पीसीएसजीआईएस की प्रिपरेशन में लगे होंगे। किसी ने कोई एग्जाम दिया अभी तक? कौन सा? दिया मैम और पीसीएसजीआईएस दिया वाला। अभी का जो भी हुआ ये 18 वाला और 19 वाला फ्री वाला का रिजल्ट तो आया, उसमें एक में हुआ आपका? नो मैम। तो उसको चेक कीजिए कहाँ कमी रह गई आपकी। अपने आकलन हम अपना आप कर सकते हैं कि हमारी कमी कहाँ है। कोई दूसरा नहीं बता सकता हमारे बारे में कि हम कैसे पढ़ सकते हैं या कहाँ हमारी कमी रह गई। सबसे बड़े हम अपना आप ही होते हैं, अपना आकलन निकाल सकते हैं कि हमारी कमी कहाँ है, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए कि मेरा सिलेक्शन इस बार क्यों नहीं हुआ, कहाँ मेरी कमी रह गई। और किसी ने दिया था कोई एग्जाम? एनीबॉडी एल्स एग्जाम फेस करने वाले को बताओ, मैं पूछ रही हूं, बताओ। अभी कुछ लोग तो मुझे लग रहा है एलएलबी भी है। हाँ, कुछ अंडर ग्रेजुएट भी है। अलग है, देखने नहीं लग रहे हैं इससे। आप लोग तो शायद 5 इयर्स वाले हो। नहीं, 3 इयर्स। 3 years में। देखिए, मेहनत करने से मत डरिए। हर सब लोग कहते हैं कड़ी मेहनत करनी चाहिए, कड़ी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। जितना ही पढ़ो खुश रह के पढ़ो, खुश रहिए और खुश रहकर अपना पढ़ाई कीजिए। एक प्रेशर मत लीजिए उसको। कुछ लोग क्या करते हैं, प्रेशर में आ जाते हैं कि अरे एग्जाम है एग्जाम, ऐसा कुछ नहीं। प्रेशर मत बनाइए माइंड से, एकदम सुकून से माइंड फ्री करके पढ़ाई कीजिए जितना भी पढ़ना है। हम लोग भी मीडियम क्लास फैमिली से हैं, कोई ज्यादा हाई फाई सोसाइटी से नहीं है, और हमने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया और तब जाकर यहाँ तक पहुंचे। और मेरी वर्तमान में पोस्टिंग यही सहारनपुर में हुई है। मैं जिला बिजनौर से बिलोंग करती हूँ। किसी का कोई क्वेश्चन हो मैम से, कोई पूछना चाहता हो कुछ, तो भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। सफलता को हम कर लेना चाहते हैं। कोई क्वेश्चन? देखिए, सफलता कोई शॉर्टकट नहीं है। हाँ। मेहनत आपको ही करनी है, बस अपना पूरा 100% देना है। चाहे 1 घंटा पढ़ो, लेकिन पढ़ो ईमानदारी से। ये नहीं कि 10 घंटे पढ़े जा रहे हैं, किताब सामने रखी है, माइंड कहीं हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। थैंक यू। बहुत ही बढ़िया संदेश रेशमा जी ने आपको दिया है, और इन्होंने सरल शब्दों में बता दिया है कि आप लोग मेहनत कीजिए, ईमानदारी से मेहनत कीजिए, और तनाव लेकर मेहनत मत कीजिए। अपने ऊपर को प्रेशर मत बनाइए अपने। अगर आप सामने वाले का प्रेशर ले लेंगे, सामने वाला कोई भी हो सकता है, एग्जाम भी सामने वाला ही होता है, अगर उसका प्रेशर लोगे तो आप मामला गड़बड़ाओगे। क्रिकेट आप लोग सभी देखते होंगे, वीरेंद्र सहवाग आप लोगों ने देखा होगा मोस्टली बैटिंग करते हुए, तो वो प्रेशर देता था, लेता नहीं था। बॉलर पे चढ़ के मारता था, डबल 2 बार ट्रिपल सेंचुरी मारने वाले दूसरे व्यक्ति हैं दुनिया के, और तीसरी ट्रिपल सेंचुरी से वो 6 रन पहले चूक गए थे बस। ठीक है, तो आप लोगों में सब में क्षमता है, और सब आप लोग कोई भी एग्जाम क्रैक करने के लिए प्रतिभावान है। केवल अपनी छुपी हुई प्रतिभा को पहचानने की आवश्यकता है, उस पर प्रॉपर्ली वर्क करने की आवश्यकता है। अब इसी क्रम में मैं हेमलता जी हमारे बीच अपर जिला जज के पद पर चयन हुआ है, और वो आए और उन्हें कुछ 2 शब्द रखें। Thanks a lot, respected faculties, law classes and students. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया लोग का सम्मान करने के लिए, बुलाने के लिए। देखो, पढ़ाई तो सभी करते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक तो पेशेंस आपको रखना है। कोई कुछ भी कहे उसको हमें सुनना नहीं, सिर्फ एक मन में पॉजिटिव थिंक लेके चलना है कि मैं बनूंगा, मेरा होगा। कोई कुछ भी कहता है, इतने साल हो गए, मेरा 10 साल हो गए, मैं 2010 से तैयारी में हूँ और 2018 वाले में मेरा हुआ। अभी मैं APO हूँ मेरठ में, शमशीर में साथ ही ट्रेनिंग करके आया मुरादाबाद से, इनका यहाँ हुआ है, मेरा मेरठ हुआ है। और इसी बीच में मेरा HGS का रिजल्ट आया है, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया HGS में।
1-2 महीने में इसकी पोस्टिंग हो जाएगी। तो आपकी लाइफ में संघर्ष के बिना तो कुछ नहीं, नो पेन नो गेन। आप जब तक मेहनत नहीं करोगे कुछ नहीं मिलने वाला है। और ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि बहुत आपके पास फैसिलिटीज़ होनी चाहिए पढ़ने के लिए। मैंने LLB किया, LLB तो मैंने ऐसे ही यूनिक पढ़ के, मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मुझे कुछ पता भी नहीं था। और मैं ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ कि जो इस फील्ड में कुछ जानते भी नहीं। मेरा HGS का रिजल्ट आया, मेरे भाई को फ़ोन करके बोला कि मेरा HGS हो गया, तो मेरा भाई कहता है ये क्या होता है। अभी 2 साल में तो मेरे को ये भी समझ में आया HGS क्या होता है। तो ऐसी फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ। कोई बैकग्राउंड नहीं है, इस फील्ड से कोई भी नहीं है। मेरे पापा फार्मर हैं, खेती करते हैं, मदर हाउसवाइफ हैं, सिस्टर सब मैरिड हैं, सारी हाउसवाइफ हैं, और भैया मेरे थोड़ा कुछ खेती बाड़ी करते हैं और अपना कुछ बिजनेस करते हैं। ऐसी मेरी फैमिली है। मुझे पढ़ाने के लिए भी नहीं भेजा गया था शुरू में। LLB मैंने की क्योंकि मेरे पास करने को कुछ था नहीं। मैंने सोचा बेकार से बेकार बनी, एक डिग्री और मिल जाएगी। मैंने LLB कर ली। LLB करने के बाद जब मेरे घर कोई आता था तो पूछते थे भाई लड़की कितनी पढ़ी है आपकी, कि लो ग्रेजुएट है, LLB की है। तो किसी का कोई केस होता था वो कहता था बेटा हम पे ये धारा लगी। अब बेटा को कुछ पता हो तो पता, बेटा को मुँह छुपाने की जगह नहीं लगी। फिर हमने बोला कि भाई हमें तो बिल्कुल नॉलेज लॉ की है नहीं। हमने घर बैठ के LLB कर ली। सिर्फ एग्जाम देने हम जाते थे, वैसे जाते ही नहीं। हमने कहा मैं कोचिंग करा दो थोड़े दिन, उस पर भी फैमिली एग्री नहीं। गांव का माहौल, हापुड़ के पास मेरा गांव है बड़ा, हापुड़ मेरा डिस्ट्रिक्ट है, उसके पास गांव से किसी लड़की को भेजना, और वो भी इलिटरेट RBO के लिए, और छोटी बात नहीं है। पढ़े लिखे भी लड़की को निकालना नहीं चाहते, कितने भी पढ़े लिखे हों। लेकिन मेरे पापा, मैं मानती हूँ कि वो आदमी सबसे पढ़ा हुआ है, चाहे वो अनपढ़ है लेकिन वो सबसे ज़्यादा पढ़ा हुआ है, जिसने मेरा सपोर्ट किया आज तक। उनको था कि मेरी बेटी जज बने। उन्हें ये नहीं पता कि छोट सिविल जज क्या है और HGS क्या है, उन्हें बस ये पता है जज हो गई, अब सपना पूरा हो गया मेरा। उसके बाद मेरे को नहीं भेजा गया। मैंने बहुत अपने घर में रिक्वेस्ट की, हाथ जोड़े, रोए गाए कि हम हफ्ते में आ जाए करेंगे एक बार। लोग तो इलाहाबाद तक जा रहे तैयारी करना, मेरठ तक नहीं भेज सकते हो। एट लास्ट उनको हम पर तरस आया और उन्होंने भेज दिया। हमारे भाई ने, मेरे भाई बहुत कट्टर है, 10वीं सदी का, बोला कितने दिन रहना है। मैंने कहा 5-6 महीने में हो जाएगी, कर लूँ कुछ। हम कोचिंग में पहुंचे, उनको बेरट नहीं पता था किसे कहते हैं। सर बोले बेरट खरीद देना। मैं तो वो क्या होते हैं। उन्होंने कहा इसमें लॉ की नॉलेज होती है, हमने तो यूनिक पढ़े थे LLB में, हमें तो ये भी नहीं पता था कि बेरट क्या होते हैं। उन्होंने हमें बेरट खरीदवाए, बताए, हमने कोचिंग करना स्टार्ट किया। उसके बाद कोचिंग करते करते 1-2 साल हो गए। हमारे भाई बोले 6 महीने की कह के गई थी, 3 साल हो गए, पता नहीं कब तक क्या करें। उसके बाद हमने लोगों को सुनना बंद कर दिया। जब हमें वहाँ जाकर पता चला इससे तो DPO भी बन सकते हैं, इससे तो जज भी बन सकते हैं अगर हम तैयारी करेंगे तो। मतलब रास्ते मैंने खुद ढूंढे, मेरा पीछे से कोई सपोर्ट नहीं था। हमने तैयारी करनी शुरू की, फिर मेरा प्री नहीं निकला, कई साल तक मेरा प्री नहीं निकला। तो मुझे नेगेटिव चीज़ें आने लगी कि शायद मेरा तो नहीं हुआ। मैं हिंदी मीडियम की पढ़ी हुई हूँ, सरकारी स्कूल में पढ़ी हूँ और बड़े हाई फाई दिखाई देते थे, तो नेगेटिव चीज़ें आनी शुरू हो जाती। अब आप लोगों को नेगेटिव नहीं लानी, क्योंकि मैं एग्जाम्पल तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, हिंदी मीडियम से हूँ, ऐसी फैमिली से हूँ और फिर भी HGS। तो जब आप लोगों को सुनना बंद कर दोगे तो कुछ भी करें जवाब भी नहीं देना, क्योंकि जवाब देने की स्थिति में हम होते नहीं। क्या जवाब दें? अगर कोई हमसे कह रहा था वो 5 साल हो गए, 7 साल में पढ़े हुए, कर क्या रही है, तो क्या जवाब है मेरे पास? कुछ भी नहीं। और आज वक्त ने ऐसा जवाब दिया है कि मुझे देने की जरूरत नहीं। तो जवाब तो आपको कभी नहीं देना, कभी नहीं देना और बात भी नहीं देना। उसके बाद हमने तैयारी करनी शुरू की। हमने LLM में भी एडमिशन लिया, 2010 में LLM की। वहाँ एक प्रोफेसर थे मनोज में, इन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया। इन्होंने कहा कि LLM में मैंने तेरी कॉपी चेक की है, मुझे लगता है तू कर लेगी, तू कर, अपनी 60% मेहनत है तेरी, तू 80% कर ले, तेरा हो जाएगा। 2013 का मेरा पहली बार प्री निकला था, PCS का। 12 वाला मैंने LLM करते दिया, मेरा नहीं हुआ था उसमें प्री, लेकिन मेरा प्री 2013 में पहली बार हुआ था। मैं बहुत खुश हुई, इतना उछली, भैया मेरा प्री हो गया।
जब पहली बार फ्री होता है तो इतनी खुशी होती है जितनी आज एडजस्ट बनने में हुई है, उससे भी ज़्यादा कि चलो टूटा तो सही, ब्रेक तो हुआ कुछ। उसके बाद कोई प्री मेरा नहीं हुआ कहीं। इंस्पायर हो जाता है आदमी जब खुद को निकलता है, तो कुछ भी नहीं तो निकल जाएगा। उसके बाद मेंस के लिए भी मैंने सिर्फ 1 साल कोचिंग किया मेरठ में, सिर्फ 1 साल। बाकी मैंने सेल्फ स्टडी की पीसीएस जे के लिए भी, और वही एचएएस में भी काम आई। अलग से तो कुछ होता ही नहीं, सेम होता है एग्जाम्स में। उसके बाद मेरा प्री कहीं नहीं रुका, मेंस भी निकलने शुरू हुए 2013 में। फिर मेरा मेंस निकला झारखंड का, वहाँ मैंने इंटरव्यू दिया जे का, 2-3 नंबर से मेरा रह गया। मैंने पब्लिक प्रोसिक्यूटर का इंटरव्यू दिया सीबीआई में, यूपीएससी से था, तो मेरे इंटरव्यू में बहुत अच्छे नंबर थे, रिटिन में थोड़े कम थे। वहाँ भी मेरा 5-6 नंबर से रुका, मेरा 1-1, 2-2 नंबर से रुकता रहा। तो अभी भी हम भगवान को कोसते हैं, अरे इतनी मेहनत कर रहे हैं, हो नहीं रहा है, 1-2 नंबर से रुक जा रहा है, 1-2 नंबर से रुक जा रहा है। तो ये कभी भी मत सोचो, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं हमेशा, उसका रिजल्ट कुछ अच्छा ही होगा। भगवान आपको सोने की घड़ी देना चाहता है और आपको प्लास्टिक की चाहिए 5 रुपए वाली, और वो आपको देना चाहता है सोने की घड़ी, तो उसमें समय लगेगा। अगर आप 2 कमरों का घर बनाएंगे जल्दी बन जाएगा, महल बनाएंगे तो समय लगेगा। वैसे भगवान आपके लिए शायद महल बना रहा हो। मेरा जब ये एपीयू का रिजल्ट आया था फाइनल, इसमें मेरा नहीं हुआ, तो सर बोले कि 372 में तुम एपीयू नहीं निकाल पाई हो तो क्या करूँ, अपना सामान बांधो, घर जाओ, शादी करो। हम बहुत दुखी हुए। ये इंस्पायर तो बहुत करते हैं, लेकिन कभी कभी डांट भी देते हैं। 2-3 दिन बाद मार्कशीट आ गई, हमने कहा हमारा तो कट ऑफ में 253 ये नंबर हमारा हुआ नहीं, 253 लड़के की कट ऑफ है। तो बिल्कुल मेरे पे आके रुकी वो, जो एपीओ की लिस्ट थी, कट ऑफ मेरे पे आके रुका। मैं फर्स्ट लड़की थी, अब वेटिंग में हुआ हम लोगों का, 2015 वाला ही था एपीओ के, तो बिल्कुल कट ऑफ पे थी मैं। तो भगवान ने मुझे और समय दिया। अगर मेरा पहले ही रिजल्ट में हो जाता तो मेरा एडजस्ट नहीं होता, क्योंकि वो जो 2 साल बीच में लगे, उस समय मुझे ये लगा भाई वहाँ तो खत्म हुई कहानी, एपीओ में तो हो गया, अब क्या करना है, अगले एग्जाम की तैयारी करनी है। तो मन ध्यान से पूरी की। अगर उसमें हो जाता तो हम चले जाते ट्रेनिंग करने, जुलाई में वो बैच वापस आया, 27 जुलाई को फ्री था, पॉसिबल ही नहीं था कि हो जाता। तो भगवान ने 2 साल के लिए रोक लिया, फिर 2 साल बाद एपीओ भी हो गया, और जो 2 साल के बीच में तैयारी करके एडजस्ट दिया वो भी हो गया। तो भगवान किसी के साथ गलत नहीं करते, और ये सोचना चाहिए कि अगर हम सक्सेस नहीं हुए हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ अच्छा है, कुछ तो अच्छा सोचा होगा भगवान। और जब तुम यहाँ बैठे हो आके इस इंस्टीट्यूट में, तो अपने आप नहीं आए, किसी मकसद से तुम भेजे गए। दुनिया में ही आदमी किसी मकसद से आया है, जिसे जो करने के लिए भेजा है वही करेगा। मेरठ में लॉ पॉइंट करके हैं, हमारे सर की क्लासेस हैं, वो अपने बारे में बताते थे। उन्होंने बहुत इंटरव्यू दिए, पीसीएस जे के भी, एचजेएस के भी, बहुत सारे इंटरव्यू दिए उन्होंने, लेकिन उनका सिलेक्शन कभी नहीं हुआ फाइनल, क्योंकि भगवान ने उन्हें जज बनने के लिए नहीं, जज बनाने के लिए भेजा है। सैकड़ों जज बना दिए उन्होंने, 250 एचजीएस हैं, जज हैं, खुद नहीं बने। जब उनका 45 साल का लास्ट अटेम्प्ट था और उनका नहीं हुआ, तो वो कह रहे मैं इतना टूट गया था, मैं भगवान के मंदिर में गया और हाथ जोड़ के कहा कि भगवान मैंने से इतनी मेहनत की, इतना किया, मेरा कुछ नहीं हुआ, बस अब तो सुसाइड करके मर जाना चाहिए, कुछ नहीं बचा। कह रहे जब मैं मंदिर के बाहर निकला तो मैंने देखा एक आदमी के हाथ भी नहीं थे और पैर भी नहीं थे, वो गरीब जैसे उसमें पड़े रहते हैं। तो वह उसे देख के मुझे लगा कि भगवान ने तो मुझे बहुत अच्छा बनाया है, मेरे हाथ भी हैं, पैर भी हैं, ये नहीं हुआ तो मैं दूसरा कुछ काम कर सकता हूँ, कमा सकता हूँ, इनसे तो मैं बहुत अच्छी स्थिति में हूँ। तो भगवान ने जिसके लिए भेजा है वो ही आपको बनना है, लेकिन अपनी मेहनत ईमानदारी से करते रहिए और एक पॉजिटिव थिंकिंग अपने मन में रखिए कि मुझे बनना है, मेरा होना है। कितनी बार लोग आपको तोड़ने की कोशिश करते हैं, जब कोई आपको दौड़ के नहीं हराता तो तोड़ के हराने की कोशिश करता है। मेरे गांव के लोग भी या मेरे रिश्तेदार भी सब मेरे परिवार को भी कमेंट करते थे, मुझे भी करते थे, लड़की को छोड़ रखा, इतनी उम्र हो रही है, शादी नहीं की, ये नहीं किया, वो नहीं किया। अब वो एक उसी मुंह से लोग तारीफ करते हैं, हमें तो पता था बनेगी, ये बहुत मेहनत करती थी, लड़की ने बड़ी मेहनत की है, उससे पहले पता नहीं क्या क्या कहते थे। तो इसलिए बहरे बन जाओ और अपनी तैयारी को छोड़ो।
एक तो पेशेंस और एक पॉजिटिव थिंकिंग, 2 चीज आपके पास होंगी तो आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। धन्यवाद अमृता जी। देखिए, आपको इन्होंने बड़े सरल शब्दों में अपना संदेश दिया है और ये भी बताया है कि किन कष्टों से गुजर के यहाँ तक आई हैं, परिवार की पृष्ठभूमि क्या थी। बिल्कुल एक खेती कृषि प्रधान परिवार से निकल के और ये अपर जनपद न्यायाधीश के पद पर पहुंची हैं। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। आप लोगों के पास, आप तो हो सकता है इनसे बेहतर स्थिति में हो। ये गांव से हो निकल सकता के नहीं है। इनको यहाँ आने पे पता होगा कि बेरख क्या है। जी, बिल्कुल। इन्होंने एलएलबी में भी बहुत मेहनत की होगी, पढ़ाई की होगी, किताब खोल के देखी होगी। कुछ तो अंडर ग्रेजुएट है जो फर्स्ट या सेकंड ईयर से लग गए हैं तैयारी में। तो आप लोग बहुत प्लस, मैम प्लस अब गई पॉइंट पे हैं आप। जब एलएलएम करने पहुंची उसके बाद एलएलएम के बाद इन्होंने तैयारी का बीड़ा उठाया और आप लोग एडवांस हैं। तो देखिए, अब मैं आप सभी की ओर से दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने अपने बहुमूल्य समय में से हमारे शेड्यूल को समय दिया। और अभी भी अगर आप लोगों के मन में कोई विचार, कोई सवाल इनसे पूछने के लिए हो तो आप बेझिझक पूछिए। सबसे पहले मैं कहता हूं कि आप लोगों के अंदर जो झिझक है पहले इसे निकाल के फेंकिए। होता क्या है कि आपके मन में सवाल तो होता है लेकिन आप लोग पूछने के लिए तैयार नहीं होते, ठीक है। और अब कोई आपको कोई सवाल जवाब हो, कोई फोटो सेशन कराना हो, वो आप कराते रहिएगा। बीच में आपको सूक्ष्म जलपान की व्यवस्था है, आप लोग सभी थोड़ा मुंह मीठा करके जाइए। इनकी सफलता के अवसर पे जो है हमने आप लोगों का मुंह मीठा कराने का प्रोग्राम रखा है। तो अभी हम लोग जो है पहले सूक्ष्म जलपान कीजिए। इस बीच कोई आपको फॉर्मली बातचीत करनी है तो आप कर सकते हैं। ले जाओ सामने, तो बीच में बैठ के बात करो ना। क्या हो गया सामने फेस टू फेस बैठे तो बात होगी, अभी तुम बात नहीं करके जाओगे, ये 70 क्वेश्चन आएंगे ये से। हाँ, सच्चा ही है भाई, कोई भी बच्चा कुछ हाँ, पूछना बात चाह रहा करो, हो बात करने में चले जाओ, सब बैठ जाओ। तो किसमें क्या बात है, बच्चे तो है सब।